ऑलराइट एवरीवन, एंड आई होप दैट यू हैव रिवाइज द प्रीवियस क्लासेस। आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा बिकॉज गाइज रिवीजन इज़ द की, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द की। आप लोग अच्छे से पहले रिवीजन करो, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों की पूरी हेल्प कर रही हूँ। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर स्टेम सेल्स और उनकी पोटेंसी के बारे में, और उनके पूरा डिटेल्ड में लेंगे इसको, ठीक है। तो ध्यान से चीज़ों को समझना, और मैं कुछ कुछ ट्रिक्स भी बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शुरुआत में मैं आपको बता रही हूँ कि यार एक सेल होता है, ठीक है। उसको पता नहीं होता है कि वो क्या करने वाला है, वो क्या बनने वाला है, तो वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है क्योंकि उसको नहीं पता कि उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब क्या हुआ, इस सेल ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो मैं बताता हूँ, मेरे को ना स्किन सेल बनना है, या फिर नहीं एक काम करता हूँ, मैं न्यूरॉन बनूंगा। तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि इसने अब अपना एक फंक्शन ले लिया कि यार मैं न्यूरॉन बनूंगा, या फिर मैं एक स्टेम सेल बनूंगा, स्किन सेल बनूंगा, या फिर जो भी इसको सेल बनना है, हेयर सेल बनूंगा, वट एवर सेल। तो ये डिफरेंशिएटेड हो गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कभी कभी डिफरेंशिएटेड सेल्स भी डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मतलब वो वापस बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को बड़ा नहीं होना, मेरे को वापस प्लीज़ बच्चा बना दो, ठीक है। मैं वापस बेबी बनूंगा, दैट इज़ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनूंगा। तो ये वापस अनडिफरेंशिएटेड सेल बन जाता है, ठीक है। तो ये पहले डिफरेंशिएट हुआ, फिर वापस डी डिफरेंशिएट हो गया। अब ये अनडिफरेंशिएटेड सेल आपस अपने आप में ही सेल डिवीजन करता रहता है और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता रहता है। फिर क्या हुआ कि एक दिन इसने सोचा कि नहीं यार, मेरा तो फिर से मन कर रहा है, ये मतलब एकदम इसका दिमाग स्थिर ही नहीं है। तो इसने वापस सोचा कि नहीं, मेरे को वापस डिफरेंशिएट करना है। तो इसने फटाफट से डिफरेंशिएट वापस कर दिया, मसल सेल्स में बना लिया। ये प्रोसेस होता है रीडिफरेंशिएटेड सेल, कि एक बार कोई सेल डिफरेंशिएट हो गया, उसने वापस डी डिफरेंशिएशन किया, और फिर जब उसने वापस सोचा कि नहीं यार, मेरे को तो वापस कुछ ना कुछ एक और सेल बनना है, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स सेल डेथ के अंदर भी चले जाते हैं। लेट्स मूव फर्दर। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, बेबी सेल्स होते हैं, ठीक है। छोटे बेबी सेल्स होते हैं। ये सेल्फ रिन्यूएबल पोटेंशियल होता है इनका, कि अपने आप में ही ये दोबारा वापस सेल्स बना लेते हैं, ठीक है। दे कैन डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, और ये डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और आपस में अपना पूल भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ये खुद ही सेल्स आपस में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, इनके भी टाइप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से डिवीजन करता है। सिमेट्रिकल डिवीजन के अंदर कोई भी एक सेल, फॉर एग्जाम्पल दिस एंटीरियर पोस्टीरियर, वो एक सेल सिमेट्रिकली अपने जैसे दो बच्चों को बनाएगा, एक ये एक वो। इन दोनों के अंदर कुछ फैक्टर्स अवेलेबल हैं, डार्क ब्लू कलर से दिख रहे हैं। तो सिमेट्रिकल मतलब इसने अपने जैसे दो बनाए। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिकल डिवीजन। एसिमेट्रिकल डिवीजन में क्या होता है कि इसने अपने जैसे दो नहीं बनाए, इसने अपने जैसा एक बनाया और एक दूसरा बनाया। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जो स्टेम सेल है ना, एक स्टेम सेल बनाया इसने, इसमें कोई फैक्टर नहीं है, ये आपस में अब डिवीजन करता रहेगा और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता रहेगा। और एक इसने बना दिया डिफरेंशिएटेड सेल, हो सकता है ये मसल सेल हो सकता है स्किन सेल हो, जो भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें माचो प्रोटीन रिलीज हो रहा है, तो क्या कहूँगी मैं, ये मसल सेल है, क्योंकि माचो प्रोटीन मसल सेल्स में होता है। तो इसने डिफरेंशिएटेड सेल बना लिया। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये कुछ डार्क ब्लू कलर में मैं दिखा रहा है ना, फैक्टर्स रिलीज होते हैं। तो सबको समझ में आ गया है कि एसिमेट्रिकल डिवीजन के अंदर हमारे को दो तरह के सेल्स मिलते हैं, एक होता है स्टेम सेल, एक होता है डिफरेंशिएटेड सेल। एंड सिमेट्रिकल डिवीजन के अंदर होता है दो सिमेट्रिकली सेम सेल्स बनते हैं। एसिमेट्रिकल सेल फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिंगल स्टेम सेल एसिमेट्री। इसका क्या मतलब होता है, सिंगल स्टेम सेल एसिमेट्री में क्या होता है, एक स्टेम सेल अपने आप की पॉपुलेशन तो बढ़ाता ही रहेगा, साथ ही साथ डिफरेंशिएटेड सेल भी बनाएगा। डिफरेंशिएटेड सेल का दूसरा नाम कमेटेड सेल होता है। तो दो टाइप के सेल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है पॉपुलेशन एसिमेट्री। पॉपुलेशन एसिमेट्री में ये था एक स्टेम सेल, इसने बोला कि एक तरफ तो मैं बना रहा हूँ मेरे जैसे दो स्टेम सेल, और एक तरफ मैं बना रहा हूँ दो कमिटेड सेल। तो ये पॉपुलेशन एसिमेट्री कर रहा है, या तो ये कमिटेड सेल बना रहा है या फिर ये स्टेम सेल बना रहा है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ स्टेम सेल। अब मैंने कहा यार ठीक है, स्टेम सेल बन रहे हैं, कभी ये सिमेट्रिकल कर रहे हैं, कभी ये सिमेट्रिकल कर रहे हैं, लेकिन ये कर कैसे रहे हैं भाई। गाइज, जैसे तुम लोग कॉलेज जाते हो, तुम लोग अपने दोस्तों से मिलते हो, तो ये नहीं मिले हैं, इनका कोई जीवन नहीं है। स्टेम सेल्स भी होते हैं, इनका भी माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, और ये माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपस में सिग्नल्स इनको मिलते रहते हैं। तो वो उनकी क्या होती है, नीश होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि तुम्हारी नीश क्या है, अच्छा मेरी नीश है फैशन ब्लॉगिंग, मेरी नीश है स्टडी ब्लॉगिंग, मेरी नीश है ये, मेरी नीश है वो। तो स्टेम सेल की भी नीश होती है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। और वहाँ पे उसको अलग अलग सिग्नल्स मिलते हैं, इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म से मिलते हैं, और
इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म से मिलते हैं और फिर वहाँ से बाहर से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनकी वजह से अंदर चेंज होता है। तो मैंने कहा यार ये सिग्नल्स कैसे मिल रहे हैं भाई, नीश में कौन दे रहा है सिग्नल इनको? तो ये मिल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म से सिग्नल। फिजिकल मैकेनिज्म या केमिकल रेगुलेशन, फिजिकल के अंदर हम सेल से सेल इंटरैक्ट करता है, सेल से मैट्रिक्स इंटरैक्ट करता है। ये सेल वाली जो चैप्टर है उसमें बता दूंगी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। एडहेजन, सेल की डेंसिटी, भाई कितने ज़्यादा सेल आपस में एक दूसरे के पास में है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये स्टेम सेल का होगा क्या। इसकी वजह से क्या होते हैं, दिस ऑल्टर्स द मैकेनिकल फोर्स, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता है जिसकी वजह से स्टेम सेल का बिहेवियर फिर ऑल्टर होता है, इन्फ्लुएंस होता है। केमिकल रेगुलेशन में एंडोक्राइन, पैराक्राइन और जेक्स्टाक्राइन सिग्नल्स मिलते हैं उसको। एंडोक्राइन, पैराक्राइन, जेक्स्टाक्राइन, ये तीनों ही टर्म हम सेल बायोलॉजी में ढंग से डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए आप समझ लो कि ये कुछ तरह के सिग्नल्स हैं जो या तो ये खुद को दे रहे हैं या फिर आजू बाजू वाले सेल्स इनको दे रहे हैं। बस कुछ सिग्नल्स है जिसकी वजह से इंट्रा सेलुलर मैकेनिज्म में आप कुछ चेंजेस देखोगे। क्या देखोगे? पहला है रेगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स में चेंज होगा, जैसे कि सिमेट्रिकल बन रहा है या फिर एसिमेट्रिकल डिवीजन हो रहा है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल mRNA बना और उससे क्या ट्रांसक्रिप्शन DNA से ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन हुआ और फिर ट्रांसक्रिप्शन से mRNA प्रोटीन वगैरह इस तरह से बना। थर्ड है एपिजेनेटिक रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। क्रोमोजोम या तो टाइटली पैक्ड हो रहा है या फिर ये लूजली पैक्ड हो रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव इज़ द पोटेंशियल। अब देखो पोटेंशियल क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वाला फेवरेट पार्ट है CSIR का, तो प्लीज़ इस पर एक्सट्रीम फोकस देना। देखो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, टोटी मतलब टोटल, कुछ भी बोलो इसको ये बना देगा। अच्छा मैंने शायद ये वाली लाइन ही समझाई, लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू। डेवलपमेंट के टाइम पे 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज बनती है, मोरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। ब्लास्टुला के अंदर बाहर वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, जिससे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती है जैसे कोरियन, प्लेसेंटा वगैरह। और इनर सेल मास, जो अंदर की तरफ छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, ये बनाते हैं इनर सेल मास। एम्ब्रियोनिक बॉडी, जिससे तीनों जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ऑल राइट, तो लेट्स मूव फर्दर टू द पोटेंशियल थिंग। इसमें क्या होता है, टोटीपोटेंट यानी कि कुछ भी बना देगा, ये सब कुछ बना सकता है टोटल। तो इसका एग्जांपल है जाइगोट, ठीक है। अब क्या होता है, ओमनीपोटेंट ही दूसरा नाम है टोटीपोटेंट का, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास दोनों को मिला करके बन रहा है जाइगोट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन बना रहा है, ट्रोफोब्लास्ट। एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन सा बना रहा है, इनर सेल, ठीक है, इनर सेल मास। अब टोटीपोटेंट सेल्स कौन से हो गए, मैंने कहा ट्रोफोब्लास्ट, नहीं गलत। इनर सेल मास, नहीं गलत। जाइगोट, यस बिल्कुल सही, टोटीपोटेंट जाइगोट होता है। प्लूरीपोटेंट वो होता है इनर सेल मास, क्योंकि ये बना सकता है अपने जैसे 3 बच्चे। कौन है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स है, पहले ही बता रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है इनर सेल मास के सिवाय IPCs, इनके बारे में भी हम वापस ध्यान से देखेंगे। इनको अभी फुल फॉर्म इनका होता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या होता है, कैसे होता है, बस कुछ ही देर में बताने वाली हूँ। एक और होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। नेक्स्ट है मल्टीपोटेंट। अब देखो इनमें इतनी शक्ति तो नहीं है और इतनी इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या शक्ति है, लेट मी टेल यू। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं ये। इसके अंदर कुछ सेल्स जो होते हैं वो कुछ ही सेल्स बना सकते हैं, जैसे कि हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये RBCs बना सकते हैं, ठीक है, हर तरह के। तो इसमें इतनी एनर्जी है। अब एक होता है एडल्ट स्टेम सेल्स, जैसे मेसेनकाइमल सेल्स, तो ये भी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं, प्लीज़ जस्ट रिमेंबर देम, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले हैं, अभी बता रही हूँ। ओलिगोपोटेंट वो होते हैं जिनकी लिमिटेड रेंज होती है, कि मतलब ये इतने ही सेल्स बना सकते हैं, जैसे कि लिम्फॉइड, माइलॉइड स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट के अंदर आते हैं, जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं और सेल्फ रिन्यू भी कर सकते हैं। यूनिपोटेंट ना नॉर्मल सेल से कैसे डिफरेंट होते हैं, कोई पूछ ले तुमसे तो उनको यही बोल देना कि देखो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सेल्फ रिन्यू नहीं कर सकते, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कर सकते हैं, इसलिए हम उनको स्टेम सेल्स बोल रहे हैं। अब कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम साइंस वाले हैं तो भाई एक्सपेरिमेंट करे बिना कैसे मानेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि अडल्ट से प्लूरीपोटेंट सेल कैसे निकला, कोई मुझे बताओ कैसे निकला कहाँ निकालना है भाई, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम निकालेंगे एडल्ट सेल से प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स निकालेंगे। तुम बन गए हो एडल्ट, ठीक है, अच्छे खासे हष्ट पुष्ट तुम बन गए हो, तुम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तुम एडल्ट बन गए हो। क्या तुम्हारी बॉडी से मैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स निकाल सकती हूँ? हाँ निकाल सकती हूँ, और ये तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे। देखो 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मसल सेल लिया मैंने तुम्हारा, उसकी मैंने रीप्रोग्रामिंग करी और उससे मैंने बनाया इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड मतलब ज़बरदस्ती बना रही हूँ मैं, उसको इंड्यूस कर रही हूँ, उसको रीप्रोग्राम कर रही हूँ तुम्हारे मसल सेल्स को कि नहीं भाई तुझे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बनाना है। कौन सा वाला, ये वाला,
नॉट ये वाला टोटीपोटेंट नहीं, प्लूरीपोटेंट बनाना, ठीक है। अब ये मैंने इसको इंड्यूस कर दिया है और अब मैंने इससे क्या निकाल लिया है, इनर सेल मास। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। लेट्स मूव टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास में एक फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये मैंने पेट्री डिश में फिब्रोब्लास्ट सेल्स ढाल के रख रखे हैं। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएटेड मैंने आपको अभी भी बताया कि जिनके पास ऑलरेडी उनका फंक्शन है, बताया था मैंने कि जिन्होंने अपना ऑलरेडी फंक्शन ले रखा है। डी डिफरेंशिएशन यानी कि वो अपना फंक्शन छोड़ के वापस अनडिफरेंशिएटेड बन जाएंगे। अनडिफरेंशिएटेड सेल अब वापस डिफरेंशिएटेड बन रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, रीडिफरेंशिएशन। तो प्लीज़ रिवाइज करते रहो गाइज, जस्ट रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। तो लेट्स मूव। फिब्रोब्लास्ट सेल्स को हमने रीप्रोग्राम किया। रीप्रोग्राम करने के लिए उनको कोई ना कोई साथी तो चाहिए ना, कौन उनकी हेल्प करेगा भाई, यामानाका फैक्टर्स होते हैं। ये 6 फैक्टर्स हैं, इनको याद करने की ट्रिक बहुत आसान है। पहला है KLF4। इसको ऐसे समझ लो कि कोई मैजिक है, जिस मैजिक की वजह से फिब्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी, ये बन जाएंगी IPC सेल्स, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। मतलब बताओ ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। अब ये इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कुछ भी बना सकते हैं, एडिपोसाइट, न्यूरॉन्स, बीटा सेल्स, हिमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स, कुछ भी बना सकते हैं ये। लेकिन इनको बनाने के लिए कुछ मैजिशियंस तो चाहिए ना। तो पहला है किंग, KLF4। उसके सिवाय मोजे के बिना कभी कोई काम हुआ है? नहीं हुआ है, तो SOX2, ठीक है। सीमिक, अब इसको ना याद करने की ट्रिक देखो। सीमिक, नैनोग यानी कि नानी जी बहुत काम आती है, किसी भी बच्चे को बड़ा करने के लिए नानी जी का काम बहुत ज़्यादा रोल आता है, ठीक है। उसके सिवाय है OCT3 एंड 4 और LIN28। इन सब की याद करने की ट्रिक ये लिखा है मैंने, ओल्ड नॉटी किड्स सिंग कूल ललाबाइज। जो पुराने नॉटी किड्स होते हैं ना, वो एकदम कूल ललाबाइज सिंग करते हैं। ललाबाइज आर सम सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स। तो ओल्ड से स्टैंड हो जाएगा OCT3 एंड 4, नॉटी से नैनोग, किड्स से KLF4, सिंग से SOX2, कूल से सीमिक, ललेबाई LIN28। इस तरह से इसको याद कर लो भाई, जैसे भी करके मैंने तुम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक दे दी है। अब देखो KLF क्या करता है यहाँ पे, ये जो KLF है ना, ये प्रिवेंट करता है सेल डेथ को। सीमिक क्या करता है, DNA को ओपन करता है। क्यों? ताकि वो एक्सेसिबल हो जाए, उस पर SOX2 जा करके बाइंड कर दे। SOX2 और OCT3-4 का क्या काम होता है, वो प्रोटीन बनाते हैं ताकि हमारा जो सेल है वो प्लूरीपोटेंट बन जाए। ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और ये एक्टिवेट करते हैं नैनो को, ठीक है। नैनो क्या करेगा, डिफरेंशिएशन ब्लॉक करेगा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन नहीं कराना है भाई, हमें स्टेम सेल्स चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएटेड हो गए, उन्होंने अपना फंक्शन ले लिया, तो फिर उनका स्टेम सेल बनने का कोई मतलब ही नहीं। सो विद दिस वी फिनिश दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है गैमेटोजेनेसिस। ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग।